सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ग्लैंड का तीसरा वीडियो लाया हूं और उम्मीद करूंगा कि पहले की तरह ये भी वीडियो आपको बहुत ही एग्जाम में मददगार होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथि के जो ग्रंथियां जो बची हुई थी, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में कि ग्रंथि क्या होता है, ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उनसे हार्मोन्स निकलते हैं, तो उसमें बेसिक नॉलेज मैंने पहले वीडियो में आपको दिया है। और उस वीडियो में मैं बहिस्रावी ग्रंथि जो भी होते हैं सारे डिटेल को उसमें अच्छे से समझाया हूं, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, लिंक में दे दूंगा हूं, उसको भी देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथि का मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में यानी दूसरे वीडियो में पीयूष ग्रंथि का जितना भी छोटा से छोटा जो टॉपिक होता है वो उस वीडियो में हम छोड़े नहीं है, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। इस वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथि के देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि के मैंने बताया था कि 8 भाग मतलब अंतःस्रावी होते हैं। अंतःस्रावी मैंने पहला अंतःस्रावी यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में पूरा छोटा से एकदम पहाड़ तक जितना भी टॉपिक आता है सब बता दिए उसमें। इसमें जितने भी टॉपिक मतलब हमारे बच गए हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिएगा और पहले सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अच्छा लगेगा तभी अपने भाई को प्यार दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अंतःस्रावी का जो हमारा पीयूष ग्रंथि के बाद जो दूसरा ग्रंथि आता है ऑटो ग्रंथि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, ई का होता है। तो आइए देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑटो ग्रंथि यानी इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का कुछ ये कहाँ होता है, तो सबसे पहले जानिए दोस्तों ऑटो ग्रंथि। तो हिंदी में कभी कभी पूछ देता है कि ऑटो ग्रंथि क्या होता है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑटो ग्रंथि को ही हम लोग कहते हैं थायराइड ग्रंथि। और ये थायराइड कहाँ होता है, तो बस कुछ नहीं है, गला जो हम लोग का है इसी के आसपास भी, जो हमारा लैरिंक्स है उसी के आसपास भी क्या होता है, ये पाया जाता है। ये दोनों तरफ पाया जाता है, इधर भी और इधर भी। तो याद रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि का होगा तो श्वास नली के ही नली में साइड में पाया जाता है। दूसरा जैसे आप देख रहे हैं कि ऑटो ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि से कुछ हार्मोन्स निकल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हार्मोन्स क्या करता है, दो तरह के हार्मोन्स को निकालता है थायराइड ग्रंथि, एक हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन और दूसरा हमारा ट्राईआयोडोथायरिन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है, तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हमारा ऑटो ग्रंथि से, ठीक है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो आयोडीन युक्त होता है, याद रखिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन यानी इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। दूसरा देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, एक प्रकार का एक हार्मोन्स निकालता है जिसका नाम है थायरोट्रोपिन। ये एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि थायरोट्रोपिन हार्मोन्स निकलता है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि से देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन तो निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमारे शरीर में थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी यानी वो हार्मोन्स की मात्रा भी एकदम कम हो जाएगा, तब क्या होगा, ठीक है। और जब ज्यादा होगा तब क्या हो जाएगा, न ज्यादा खाएं तब वो दिक्कत, कम खाएं तब वो दिक्कत, तो करे तो क्या करे। तो देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स की मात्रा जब कम हो जाती है तो देखिए अल्पस्राव यानी जिसको कहते हैं हाइपोसेक्रेशन। हाइपोसेक्रेशन का मतलब जब कम हो जाएगा हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी यानी थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, तो 3 तरह के बीमारी होगा। वो 3 तरह की बीमारी देखिए, पहला क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में क्या होगा दोस्तों, क्रिटिनिज्म में क्या होगा कि मंद बुद्धि का हो जाएगा। लड़का सबके देखते हो बहुत सारा लड़का जो है बहुत सारा मंद बुद्धि हो जाता है, क्या रीजन होता है समझ नहीं पाता। तो उसमें क्या हो जाता है कि हार्मोन्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से वो बच्चा जो है मंद बुद्धि का हो जाता है। दूसरा बौना भी हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वह कौन सा हार्मोन्स है जिसकी मात्रा कम होने पर बच्चा जो है मंद बुद्धि का या बौनापन हो जाता है, तो वो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। दूसरा हमारा बीमारी है मिक्सोडीमा। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है कि मिक्सोडीमा आखिर होता क्या, तो मिक्सोडीमा जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, हृदय की धड़कन बिल्कुल ही धीमा होने लगती है, शरीर एकदम शीतलन हो जाए मतलब सुस्त होने लगता है दिन पर दिन। तो याद रखिएगा कि मिक्सोडीमा किस हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है, तो वो होता है हमारा थायरॉक्सिन के। तीसरा बीमारी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, घेंघा रोग। तो घेंघा रोग में क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि जो है ना एकदम फूल जाता है। घेंघा रोग देखे होंगे बहुत सारा क्या होता है, फूल जाता है। तो होता क्या है उसमें नमक की मात्रा जो होती है बिल्कुल भी कम हो जाती है। तो घेंघा को रोकने के लिए आपको उचित मात्रा में कम से कम क्या चाहिए, नमक चाहिए दोस्तों। उचित मात्रा में क्या चाहिए, नमक चाहिए। तो घेंघा रोग को रोका जा सकता है किसमें, तो आप क्या कीजिए अपने शरीर में नमक की मात्रा को कम कीजिए, साथ ही एकदम कम कर देंगे तो फूलवे करेगा। अब फूलेगा तो देखते हो जैसे मेढकवा टर टर करता है उसे भी आप टर टर करने लगेंगे, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि में जो घेंघा रोग होता है वो क्या करता है, नमक यानी वो भी एक प्रकार का नमक को निकालता है, हार्मोन्स निकालता है। वो हार्मोन्स क्या हो गया, एकदम कम मात्रा में हो गया और ऊपर से आप नमक का सेवन भी नहीं कर रहे हो उतना अच्छे से मात्रा से, जिसकी वजह से वो थायराइड ग्रंथि का हो जाता है,
फूल जाता है, ठीक है, यानी पूरा हमारा घेंगा रोग पूरा ये हो जाता है। अब आइए तो कमी के बारे में हो गया, ठीक है, ये तो कमी के बारे में हो गया कि किस तरह, तो आपका बीमारी क्या हो जाएगा, रोग क्या हो जाएगा, क्रिटिनिज्म हो जाएगा, मिक्सोडीमा, घेंगा रोग, इसके क्या क्या लक्षण मैंने बता दिया। अब मान लीजिए कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता होगी, यानी जब ज्यादा मात्रा में निकलेगा, यानी जब ज्यादा मात्रा में मिलेगा, अतिस्राव जिसको बोलेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलेंगे। अब मान लीजिए कि अतिस्राव जो मतलब नमक की मात्रा जब हमारे शरीर में, यानी हार्मोन्स जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स है वो ज्यादा निकलेगा, तो ज्यादा निकलेगा तो एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है ग्रेव्स रोग। ये ग्रेव्स रोग का लक्षण क्या है दोस्त, देखते होंगे दोस्त, आंख जो है ना पूरा एकदम जिसे लगता है कि बाहर आने वाला है। बहुत सारे बच्चा सबके लड़का सबके देखते होंगे, बहुत ऐसा लड़का होता है जिसका आंखों जैसे लग रहा है निकाल के गोली खेल के तुरंत क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो वो बीमारी जो होता है, जो रोग होता है, वो ग्रेव्स रोग के कारण, यानी जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता होगी तो ये रोग हो जाएगा ग्रेव्स रोग। इसमें लक्षण क्या है, तो आंख बाहर की ओर आएगा, उपापचय दर बढ़ जाती है। अब ये क्या होता है, उपापचय दर। उपापचय दर का मतलब दोस्तों कि शरीर में जितने भी रासायनिक क्रियाएं हैं उनका जो दर होता है वो बढ़ जाता है। तो अंदरवा जो मशीनवा जो सब लगा है वो सब पगला जाता है कि कहाँ जो हम कुछ खा रहे हैं उसका क्रिया जो है बहुत तेज कहाँ हो रहा है, और जब तेज होगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई शरीर में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो सब पगला जाता है कि कहाँ इतना तेज मतलब क्रिया हो रहा है, रासायनिक क्रिया इतना तेज कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये इसी के कारण होता है, जब ज्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन जब निकलेगा तो एक ग्रेव्स रोग हो जाएगा। उस ग्रेव्स रोग में क्या होगा, आंख बाहर की ओर आएगा, उपापचय दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, एक पदार्थ को निकालता है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, एक पदार्थ को निकालता है, उस पदार्थ का नाम है कैल्सीटोनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से हार्मोन से जो है कैल्सीटोनिन निकलता है, तो वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा जब ज्यादा होगी एक पदार्थ निकलेगा जिसका नाम है कैल्सीटोनिन, और ये कैल्सीटोनिन क्या करता है कि यह कैल्शियम और फास्फोरेट को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैल्सीटोनिन जो पदार्थ है वो कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। अब आइए दूसरा हमारा टॉपिक दूसरा है हाशिमोटो रोग। ये हाशिमोटो रोग एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि होता क्या है। तो हाशिमोटो रोग क्या लक्षण क्या है, कि इसका लक्षण देखिए दोस्तों, ये आनुवंशिक से भी, आनुवंशिक लक्षण से भी हो सकता है, आयोडीन का अत्यधिक सेवन से भी होता है। तो दो इसका लक्षण है कि हाशिमोटो रोग क्या है। तो इसका लक्षण ये है दोस्तों कि आनुवंशिक भी हो सकता है, माता पिता को अगर हुआ है तो उसके बच्चे को भी हो जाएगा, तो ये आनुवंशिक हो गया। और दूसरा इसका लक्षण क्या है कि जब आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा यानी नमक की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी तो आपको हाशिमोटो रोग हो जाएगा। ये ज्यादा यानी जब हाशिमोटो यानी कहने का मतलब कि जब आयोडीन की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा होगी तो क्या होगा, हार्मोन्स की मात्रा एकदम क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। और कम होगा तो फिर जो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतीक्षा जो हमारा लड़ने वाला जो सिस्टम है वो क्या करता है, उस पदार्थ को पदार्थ न मानकर जहर मानने लगता है। क्या मानने लगता है, जहर। जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में सब जगह हो रहा है, आप देखते होंगे कि पटीदार सब जो है एक दूसरे के पटीदार को देखना नहीं चाहता, अपने आदमी को जो है टांग खींचने के चक्कर में लग रहता है। जैसे वो कहानी नहीं, वो बस में जैसे खूब माल जैसे पैकिंग होते रहता है तो एक वो डिब्बा जो है खुला रहता था। मलिकवा कहता है कि डिब्बा कहाँ खुला है, तो देखता है कि उस पर जो लिखा है बिहार, तो बिहार लिखा रहता है। तो वो क्या करता है, मजदूर कहता है कि साहब उसमें टेंशन मत लीजिए, उसमें जो सब मेढक रखा हुआ है वो मेढकवा जैसे बाहर आएगा ना तो दूसरा का मेढकवा उसका पैर को क्या करेगा, पीछे खींच लेगा। तो हम बिहार वाले लोग क्या करते हैं, अपने आदमी को पीछे खींचने के चक्कर में, और सब दूसरे राज्य देखो कहाँ से कहाँ हो गया, हम लोग इसी के चक्कर में है कि हम फलाना आगे बढ़ा तो उसका पैर क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो ये हाशिमोटो रोग वही करता है, जब शरीर में जब हार्मोन्स की मात्रा जब कम हो जाएगी तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, जो लड़ने का जो क्षमता है, जो भी हम पदार्थ को खाएंगे उसको क्या करेगा, पदार्थ नहीं मानेगा, उसको क्या मानेगा, जहर मानेगा। और जब जहर मानेगा तो फिर थायराइड ग्रंथि का हो जाएगा, धीरे 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 नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हाशिमोटो रोग जो आप देख रहे हैं, हाशिमोटो रोग, इसी को कहते हैं हम लोग थायराइड की आत्महत्या। क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कि थायराइड की आत्महत्या किसको कहते हैं, किस रोग को कहते हैं, तो हमारा हाशिमोटो रोग होगा। ये हाशिमोटो रोग क्या हो जाएगा, क्या होता है दोस्तों, तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है उसकी मात्रा जब ज्यादा मात्रा में जब निकलेगी, आई बात समझे, ज्यादा मात्रा में होगा तो ये इस तरह का बीमारी का होगा। और इस तरह का बीमारी आप समझ गए कि हाशिमोटो रोग क्या होता है, तो ये आनुवंशिक लक्षण है। ज्यादा मात्रा में अगर नमक की मात्रा जब ज्यादा सेवन करेंगे तो इस हार्मोन्स की एकदम मात्रा में क्या होगा, एकदम कम हो जाएगा। और जब कम होगा तो फिर क्या होगा, जो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है उस पदार्थ को पदार्थ न मानकर विष मानेगा यानी जहर मानेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा हाशिमोटो रोग है, याद रखिएगा। हाशिमोटो रोग को ही हम लोग थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। इसका लक्षण क्या है, तो आनुवंशिक से भी हो सकता है, ज्यादा मात्रा में नमक के सेवन से भी होता है, होने ज्यादा मात्रा अगर नमक सेवन किए तो फिर क्या होगा,
हार्मोन्स की एकदम मात्रा कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगा तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उस पदार्थ को पदार्थ न मानकर जहर मानने लगेगा, और उस तरह जो है थायराइड ग्रंथि धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसीलिए हाशिमोटो रोग को हम लोग बोलते हैं थायराइड की आत्महत्या। अगला टॉपिक है हमारा एडम्स एप्पल, बहुत सुने हो इसके बारे में। एडम्स एप्पल क्या होता है, तो ये हमारा जो लैरिंग्स होता है, जो हमारा लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र जो होता है, उसी में ये हमारा एडम्स एप्पल पाया जाता है। देखिए पुरुषों में क्या होता है कि एडम्स एप्पल जैसे देख लो, हमारा देख लो बाहर निकला हुआ एकदम, तो पुरुषों में क्या होता है उभरा हुआ रहता है, लेकिन लेडीजों में देखते होंगे जो स्त्री रहती है उनका एकदम पूरा एकदम चिपटा एकदम सपाट रहेगा, जैसे लगेगा उसमें जो है ये वाला स्वर यंत्र है ही नहीं, तो बोलती कहाँ से सब। उसमें भी होता है, लेकिन उनका जो है दिखाई नहीं देता, एकदम पूरा प्लेन रहता है। इसीलिए जो लड़कियों का आवाज देखते बहुत मीठा, कोनो सुन जाता है, कोनो लड़का बुलाएगा चाचा तो नहीं सुनेगा, लेकिन जहाँ कोनो लड़की का दे दिया थोड़ा सुनिएगा तो तुरंत फटाक से हम लोग देख लेते हैं, ये होता है। तो देखिए, तो ये स्वर यंत्र यानी एडम्स एप्पल आपसे पूछेगा तो ये हमारा देखिए ये पुरुषों में भी होता है और स्त्रियों में भी होता है। नहीं होगा तो फिर आवाज कहाँ से आएगा। तो ये पुरुषों में चीज देखते होंगे उभरा हुआ भाग होता है, यही इसी को एडम्स एप्पल कहता है, और स्त्रियों में उभरा हुआ नहीं रहता। तो ये हमारा जो था ऑटो ग्रंथि का एक एक पॉइंट था। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और बहुत एक एक टॉपिक मैंने बताया जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है आगे चल के बहुत खतरनाक हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मत समझिएगा कि ये सब टॉपिक जो है कहीं हर एग्जाम में किसी न किसी में एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, विश्वास मानिए हर एग्जाम में मिलेगा। बस आप वीडियो को देखिए और अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देख लीजिए। हम चलते हैं पराओटो ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी ग्लैंड कहने का मतलब कि जितना भी एग्जाम चाहे जो भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो एसएससी हो, कोई भी हो, अगर ग्लैंड से क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो अब देखिए हमारा दूसरा ग्रंथि यानी पराओटो ग्रंथि, हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में उसको कहेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। ये क्या होता है, तो ये पराओटो ग्रंथि एक हार्मोन्स को निकालता है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। क्या है दोस्तों, पराओटो ग्रंथि क्या करता है, एक हार्मोन्स को निकालता है। उस हार्मोन्स का नाम क्या है, पैराथायराइड हार्मोन्स। ये पैराथायराइड हार्मोन्स क्या करता है कि हमारे शरीर में जो कैल्शियम होती है, देखिए कैल्शियम जो होती है उसकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो पैराथायराइड हार्मोन्स क्या करता है हमारे शरीर में, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब पैराथायराइड हार्मोन्स की मात्रा जब कम हो जाएगी और जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, क्वेश्चन पूछता है। तो अब जानिए कि जब कम मात्रा होगा यानी अल्प स्राव जिसको बोल सकते हैं हाइपोसेक्रेशन, जब कम मात्रा होगा दोस्तों तो शरीर में ऐंठन ऐठियाने लगेगा, पूरा इसे जकरण होने लगेगा। कबो कबो देखते हैं ना कि हाई जकरण कर रहा है, हाई जकरण कर रहा है। तो जब पैराथायराइड हार्मोन्स की मात्रा जब यानी कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये हार्मोन्स की मात्रा अगर कम होगी तो शरीर में ऐंठन आएगा, जकड़न होगा, मांसपेशियां को ज़्यादातर से मतलब मांसपेशियां हमारा क्या होगा, फैलेगा नहीं। तो जब इस तरह का लक्षण आपके शरीर में होगा तो एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है टिटेनी रोग। अक्सर पूछा जाता है कि किस हार्मोन्स यानी किस ग्रंथि के वजह से जो है हमारे शरीर में टिटेनी रोग हो जाता है। तो जब ग्रंथि पूछेगा तो बोलिएगा ऑटो नहीं, पराओटो बोलिएगा और इंग्लिश में पैराथायराइड ग्लैंड बोलिएगा। ठीक है, ये टिटेनी रोग क्या हो जाता है दोस्तों, तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा एकदम कम हो जाएगी, तो हमारा शरीर में जो है ना ऐंठन जकरण और मांसपेशियां फैलाव नहीं होता। ये ध्यान दीजिएगा कि टिटेनी रोग कैसे होता है, तो कैल्शियम की कमी की वजह से। किस हार्मोन्स की कमी से, तो जब कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो हार्मोन्स भी क्या हो जाएगी, कम होगा। यानी हार्मोन से जब कम होगा तो कैल्शियम की मात्रा कम होगी। और ये हार्मोन्स पैराथायराइड हार्मोन्स, देखिए पैरा से नाम में पता चल रहा है पैराथायराइड ग्लैंड, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जब ज़्यादा मात्रा होगा अति सक्रान हाइपो, देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी जब ज़्यादा मात्रा में जब हार्मोन्स निकलेगा पैराथायराइड हार्मोन तो क्या होगा, तो जब ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो हड्डियों से जो है कैल्शियम की मात्रा का होगा, ज़्यादा से मात्रा में निकलने लगे, क्योंकि हमारा हड्डी जो है कैल्शियम से ही बना है। तो जब पैराथायराइड हार्मोन हमारे शरीर से ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो कैल्शियम की मात्रा भी हमारे शरीर से क्या होगी, ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। तो उस स्थिति में एक हमको रोग यानी बीमारी हो जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ये क्या होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों जो होता है, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा जब कम होने लगती है तो ये रोग हो जाता है। तो देखते हैं एकदम पूरा सूखा आ गया है जिसे लगता है, तो हड्डी एकदम पतला पतला हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होता है, तो जब पैराथायराइड हार्मोन्स की मात्रा जब शरीर में ज़्यादा होगी तो उससे जो होगा कैल्शियम की मात्रा मतलब शरीर से बाहर निकलेगा, तो उस मात्रा उस बीमारी यानी उस रोग को कहेंगे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस। अब देखिए
पीनियल ग्रंथि, अगला ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि क्या होता है? तो ये पीनियल ग्रंथि जो है ना बहुत ही मजेदार है। ये पीनियल ग्रंथि जो है हमारे अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क यानी बीच में, हम कहते नहीं कि हमारा तीसरा आंख है, ये जो बीच में हमारा होता है यहीं पे हमारा पीनियल ग्रंथि होता है। इसीलिए पीनियल ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए आत्मा का स्थान भी बोलते हैं। ये हमारा जो यहाँ है, कहता है ना आत्मचिंतन कीजिए। आत्मचिंतन का मतलब क्या है कि पूरा अपना फोकस जो है अपने पूरे इस मस्तिष्क पे कीजिए, इसीलिए हम लोग आत्मचिंतन करते हैं। आत्मचिंतन में क्या होता है कि पूरा अपना जो फोकस होता है हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो इसीलिए पीनियल ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं आत्मा का स्थान। आपसे पूछेगा कि किस ग्रंथि को आत्मा का स्थान कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको पीनियल ग्रंथि कहेंगे। और पीनियल ग्रंथि को ही तीसरी आँख कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को ही तीसरी आँख कहते हैं। ये क्या होता है कि जब देखते होंगे बच्चा सब जो जन्म लेता है तो देखते हैं दिन रात सोते रहता है। इसलिए सोते रहता है क्योंकि उस टाइम जो है उस बच्चे में पीनियल ग्रंथि उससे जो हार्मोन्स निकलता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए वो सुतले रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस पीनियल ग्रंथि की मात्रा यानी उससे हार्मोन्स के निकलने की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग अब बड़े हो गए तो हम लोग में मात्रा क्या है, कम है। लेकिन जो छोटा बच्चा जो जन्म लिया है वो हमेशा सोते रहता है। अब मान लीजिए बुढ़वा सबको देखते होंगे, और बुढ़वा से जब वृद्धावस्था में जाता है तो इस ग्रंथि की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाती है। तो देखते होंगे कि हमारे बाबा जो दादा उदा रहते हैं वो 2-2 बजे तक कहते हैं हमको नींदे नहीं लग रहा है, तो हम लोग लगता है जरूर कोनो टेंशन है। तो टेंशन ना है, ये जो है पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकल रहा है वह हार्मोन्स की मात्रा एकदम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो बुढ़वा सब है वो सबको नींदे नहीं लगता है। तो ये बात याद रखिएगा। तीसरी आँख कहेंगे पीनियल ग्रंथि को, आत्मा का स्थान कहेंगे पीनियल ग्रंथि को। अब देखिए पीनियल ग्रंथि से 2 तरह का हार्मोन्स निकले, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स वो कौन कौन है, तो नाम सुने होंगे मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन क्या करता है कि जितना भी त्वचा पे जो रंग कोनो क्या करता है, काला कोनो गोरा, बाल आँख, ये सब पाया जाता है, यानी इसी सब में जो है हमारा ये मेलाटोनिन पाया जाएगा। तो मेलाटोनिन का मेन काम याद रखिएगा दोस्तों कि मेलाटोनिन क्या करता है, शरीर को जो है ना त्वचा को रंग प्रदान करता है कि काला होगा कि गोरा होगा। तो ये मेलाटोनिन कहाँ पाया जाएगा, त्वचा पर पाया जाएगा, बाल में पाया जाएगा और आँख में पाया जाता है। इसीलिए मेलाटोनिन को याद रखिएगा, मेलाटोनिन को इसीलिए हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, यानी जैविक घड़ी कहते हैं। पूछेगा आपसे, कई बार पूछा गया है कि जैविक घड़ी किस हार्मोन्स को कहते हैं, किस ग्रंथि को कहते हैं। तो जब ग्रंथि पूछेगा तो बायोलॉजिकल ग्रंथि, देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो किस ग्रंथि से निकल रहा है, तो पीनियल ग्रंथि से। अब पीनियल ग्रंथि में से किस हार्मोन्स में से निकल रहा है, तो मेलाटोनिन हार्मोन्स। याद रखिएगा, पूछेगा कि मेलाटोनिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है, तो याद रखिए पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहाँ होता है, तो हमारे शरीर के एकदम मस्तिष्क के एकदम बीचों बीच में, इसी को कहा जाता है हम लोग अग्र मस्तिष्क का। वो पूछ लेगा कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, कौन मस्तिष्क में हमारे देखिए पार्ट में बटा हुआ है, तो ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा हार्मोन निकलता है सेरोटोनिन। क्या करता है दोस्तों, सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन का काम है ये रक्त दाब को क्या करता है, देखिए रक्त दाब को बढ़ाता है। सेरोटोनिन हार्मोन्स क्या करता है, रक्त दाब को बढ़ाता है। और दूसरा क्या करता है ये हार्मोन्स, यानी कोशिकाओं के बीच में मैसेज को क्या करता है, भेजता है। तो ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन क्लियर हो गया। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो है हमारा पीनियल ग्रंथि से निकलता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आ रहा है। आइए हम चलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या होता है, तो ये देखिए ये दोनों किडनी जो हमारा होता है, ये दोनों किडनी के एगो बायां किडनी एगो दायां किडनी होता है दोस्तों। तो ये दोनों किडनियों के ऊपर में पाया जाता है। और इसका रंग क्या होता है, तो इसका रंग देख रहे होंगे पीले कलर का होगा। तो आपसे पूछ देगा कि बताइए अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो दोनों किडनियों के ऊपर में। और अधिवृक्क ग्रंथि का जो कलर होता है वो किस कलर का होगा, पीला कलर का। ठीक है, अब इसका कार्य देखिए क्या करता है। तो ये जो अधिवृक्क ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल हार्मोन, यानी कुछ बोल सकते हैं इसको एड्रिनल हार्मोन, जो हार्मोन्स निकलता है वो क्या करता है एड्रिनल ग्लैंड, यानी उससे निकलने वाले हार्मोन्स क्या करते हैं, रक्त दाब को नियंत्रित, यानी बीपी को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि रक्त दाब को नियंत्रित करने वाले कौन से ग्रंथि है, कौन से हार्मोन्स है, तो अधिवृक्क ग्रंथि है। इससे निकलने वाले अधिवृक्क हार्मोन्स की वजह से हमारा रक्त दाब क्या होता है, नियंत्रित होता है। शुगर को भी, यानी रक्त शर्करा को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी बीपी और शुगर को कंट्रोल कौन करेगा, तो अधिवृक्क ग्रंथि। उससे निकलने वाले हार्मोन्स अधिवृक्क हार्मोन्स, तो वही क्या करेगा, इसको नियंत्रित करेगा। इतना क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए, इस हार्मोन्स को, यानी जो हमारा अधिवृक्क हार्मोन्स है जिसको हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, उससे निकलने वाले हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं आपातकालीन। यानी इससे निकलने वाले हार्मोन्स को क्या बोलेंगे, आपातकालीन, जिसको बोल सकते हैं हम लोग इमरजेंसी।
क्या बोलेंगे दोस्तों, इमरजेंसी हम लोग बोल सकते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स किसको कहते हैं, तो हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, दूसरा हमारा लड़ो और उड़ो हार्मोन्स, इसका यानी एड्रिनल हार्मोन्स का जो हमारा जो ग्रंथि है उससे निकलने वाले हार्मोन्स को क्या कहेंगे, लड़ो और उड़ो। आ रही बात समझ में। दूसरा पॉइंट है, इसको हम लोग टेंशन वाला भी हार्मोन्स कहते हैं। आ रही बात समझ में। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स है, अधिवृक्क ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं क्या, कि टेंशन यानी स्ट्रेस वाला। देखते होंगे कब वो कोई भगाता है तो उस समय जो हम लोग धक 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 यानी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लगता है, तो उसी समय जो है यही हार्मोन्स हमारा उत्पन्न हो जाता है। देखिए ये बीपी को क्या करता है, जब अगर मनुष्य में बीपी की मात्रा कम हो जाती है तो उसको एक दवा दिया जाता है जिसका नाम है एड्रीनेलिन। ये एड्रीनेलिन क्या करता है, उस आदमी को जो है आराम देता है। तो याद रखिएगा, बीपी जब कम होता है तो कौन सी दवा देते हैं, एड्रीनेलिन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। अगला हमारा है थाइमस ग्रंथि। क्या बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या है, तो ये थाइमोसिन हार्मोन्स निकालता है दोस्तों। ये थाइमोसिन हार्मोन्स क्या करता है कि जो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट यानी WBC को बोलते हैं, एरिथ्रोप्रोटीन हम लोग RBC को बोलते हैं, और लिम्फोसाइट किसको बोलेंगे, तो WBC को। वही WBC हमारे शरीर में क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा लक्षण को क्या करता है, मतलब लड़ने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो याद रखिएगा कि थाइमस ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है थाइमस हार्मोन, और ये थाइमस हार्मोन्स क्या करेगा, लिम्फोसाइट को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि बच्चा सब में देखते होंगे कि ये थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकल रहा है, थाइमोसिन हार्मोन, बच्चा जो छोटका होता है वो कुछ उठा के खा लेता है मुंह में, चाहे वो गंदा हो चाहे कुछ खा ले, लेकिन कभी उसका तबियत खराब नहीं होता। लेकिन कोनो बुढ़वा जो उठा के खा लेगा तो तुरंत वो बिस्तर पर पड़ जाता है। तो ये इसी ग्रंथि की वजह से क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। और ये थाइमोसिन हार्मोन क्या है, लिम्फोसाइट यानी WBC की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। तो बच्चों में ज़्यादा होता है और जो बुढ़वे सब होता है उसमें कम होता है, जिसकी वजह से बुढ़वा ज़्यादा तबियत खराब होता है। सबके कुछ होगा तुरंत जो है इन्फेक्शन हो गया, ई हो गया, वो हो गया, लाओ ले चलो हॉस्पिटल। लेकिन बच्चा सब देखता है उधरों खेलता है, कुछ नहीं होता है सबको। तो इसी के कारण दूसरा हमारा हार्मोन्स निकालेगा, ये थाइमिन हार्मोन निकालता है दोस्तों। क्या करता है, थाइमिन हार्मोन। तो थाइमस ग्रंथि दो तरह का हार्मोन्स निकालता है, थाइमोसिन हार्मोन्स और दूसरा थाइमिन हार्मोन। देखिए थाइमस ग्रंथि को ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये लाइन देख रहे होंगे। थाइमस ग्रंथि को लिम्फोसाइट प्रशिक्षण विद्यालय कहते हैं, यानी जहां पर WBC की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, वहां पे प्रशिक्षण दिया जाता है कि कोनो अगर शरीर में कोई बीमारी आता है तो तुमको क्या करना है, लड़ना है। जिसके शरीर में इसकी मात्रा कम होती है, देखते हैं कुछ होगा उसको बीमार हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कुछ ग्रंथि। कुछ 2 पॉइंट यानी 2 टॉपिक और बचे हैं, मैं उसको और अच्छे से समझा रहा हूँ। बस वीडियो में बने रहे और अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो। चलते हैं जो हमारा कुछ टॉपिक बच गया है ग्रंथि का, और बहुत ही मैं इस वीडियो में जो है ग्रंथि का जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथि है सबको पूरे डिटेल से अच्छे से समझाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा बचा है पहले उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो के सबसे पहले वीडियो में वहाँ अच्छे से मतलब बताया था थोड़ा सा कि अग्नाशय ग्रंथि क्या होता है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है और बहिःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है। तो इसीलिए जो है अग्नाशय ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। कभी आपसे पूछेगा कि कौन सा ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि का काम करती है, यानी अंतःस्रावी का भी काम करेगा और बहिःस्रावी का भी काम करेगा, तो हमारा अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि जो हमारा दूसरा ग्रंथि सबसे बड़ी जो है, यानी दूसरी ग्रंथि जो होती है हमारा सबसे बड़ा जो है ग्रंथि जो होता है दूसरा, वो हमारा अग्नाशय ग्रंथि होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखिए, और जो इसके बारे में मैंने और भी अच्छे से पिछले वीडियो में बताया हूँ। अगर यहाँ पे कुछ छूट जाता होगा तो आप उस वीडियो में मैंने अच्छे से वहाँ डिटेल किया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको और भी जानकारी अगर पूरे ग्रंथि के बारे में चाहिए तो मेरा ये आखिरी वीडियो यानी 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप पहले वीडियो को देखिए, फिर दूसरों को, फिर तीसरा को देखिए, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरी ग्रंथि है सबसे बड़ी अग्नाशय ग्रंथि, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और देखिए अग्नाशय से को हम लोग क्या, जो अग्नाशय जो रस निकलते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पाचक रस। इसीलिए आपसे पूछ देगा कि किस ग्रंथि को पाचक ग्रंथि कहते हैं, तो याद रखिए अग्नाशय ग्रंथि को। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये बहुत बार पूछा गया कि लैंगरहैंस दीप कोशिकाओं जो निकलता है, उससे हार्मोन्स जो निकलता है लैंगरहैंस की दीपिका, वो कहाँ से निकलता है, तो वो हमारा अग्नाशय ग्रंथि यानी अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, और अग्नाशय से एक और हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। कई बार पूछा गया है कि इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण होता है, कहाँ से निकलता है, तो वो अग्नाशय ग्रंथि से। तो ये कुछ
पॉइंट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है ग्रंथि, जनन ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, जनन ग्रंथि। अब जनन ग्रंथि देखिए नर में भी होता है और मादा में भी होता है। तो नर में क्या होता है वो हमारा देख लीजिए, नर हार्मोन्स भी होता है। नर हार्मोन्स में दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, कई बार पूछा गया है। देखिए एड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा कि नर हार्मोन्स एड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो है याद रखिएगा पुरुष के विकास में, यानी टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष के विकास का हार्मोन्स कहा जाता है। यानी पुरुषों में जितने भी विकास होते हैं उसमें जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये पुरुषों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है ना कि टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, तो ज़्यादातर जो है ना महिला मार के आ जाता है, मादा मार के आता है। ऐसा नहीं है, टेस्टोस्टेरोन याद रखिएगा कि ये पुरुषों में पाया जाता है और ये क्या करता है पुरुषों के विकास में मदद करता है। और एंड्रोजन भी नर हार्मोन्स है, ये याद रखिएगा। देखिए दूसरा हमारा मादा हार्मोन्स है। मादा हार्मोन्स में 4 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए एक है हमारा एस्ट्रोजन्स। कई बार पूछा गया है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है पुरुष से या मादा से, तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन तो मादा। फिर लेक्टोजन, तो वो भी लेक्टोजन हार्मोन्स मादा की वजह से। प्रोजेस्टेरोन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन का एक और काम है, जब जो माताएं जो यानी जो मादा जो है गर्भवती होती है तो उस समय जो है ना ये प्रोजेस्टेरोन उनको बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये पूछा जाता है गर्भ धारण के समय कौन सा हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में मदद करता है, निकलता है, तो है प्रोजेस्टेरोन। और हमारा देखिए एक और हार्मोन्स है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ये चारों में से कोई ना कोई एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन्स पुरुष के यहाँ, कौन से हार्मोन्स मादा के हैं। तो ये कम से कम आप इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अब सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।